दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2010 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द वार्ड। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1966 का टाइम दिखाया जाता है, जहां ओरिगोन के नॉर्थ बेंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आधी रात को पेशेंट टैमी अपने रूम में किसी से डर रही थी क्योंकि कोई उसके रूम की तरफ आ रहा था। तभी अचानक से कोई अनसीन इवल फोर्स रूम में जाकर उसे मार डालती है। उसके बाद मूवी कट ऑफ होती है और अगले सीन में हम दो पुलिस वालों को पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। उनको वॉकी टॉकी पर एक हॉस्पिटल से भागी हुई पागल लड़की को पकड़ने के ऑर्डर्स मिलते हैं और तभी हम जंगल में भागते हुए उसी लड़की को देखते हैं। फिर वो एक अबैंडन्ड फार्म हाउस के पास पहुंचकर उसे आग लगा देती है। वो काफी डिस्टर्ब लग रही थी। तभी पुलिस वाले वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो काफी एग्रेसिव होकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, मगर पुलिस उसे गाड़ी में डालकर ले जाती है, जिसके बाद उसे नॉर्थ बेंड हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वो अपना नाम क्रिस्टन बताती है। उसकी बॉडी पर काफी निशान थे और उसने हाथ पर कोई एड्रेस भी लिख रखा था। उसे स्पेशल वार्ड में रखा जाता है ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचाए। देन एक मेल नर्स रॉय उसे वार्ड में ले जाता है। वहां पर दूसरी नर्स क्रिस्टन को उसके रूम में ले जाती है। क्रिस्टन हॉल में दूसरी 4 पेशेंट्स को भी देखती है। नर्स उसके रूम के बाहर से टैमी नाम मिटाकर क्रिस्टन लिखती है और फिर उसे आराम करने के लिए रूम में लिटा देती है। ये वही रूम था जहां स्टार्टिंग में टैमी मरी थी। साथ ही पैरेलल सीन में हम एक छोटी लड़की को किसी अबैंडन जगह पर बंधा हुआ देखते हैं। रात को सोते हुए कोई बेड के नीचे से क्रिस्टन का ब्लैंकेट खींच लेता है। आंख खुलने पर वो ब्लैंकेट को ढूंढने लगती है और फिर बेड के नीचे से ब्लैंकेट लेने पर उसे साथ में एक टूटा हुआ ब्रेसलेट भी मिलता है, जिसे वो अपने पास रखकर जमीन पर ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर स्टिंगर उसे मिलने आता है, जो कि उसका ट्रीटमेंट करने वाला था। क्रिस्टन उसे बताती है कि कल रात रूम में कोई आया था जिसने उसका ब्लैंकेट खींचा, मगर नर्स बोलती है कि रूम तो सारी रात लॉक्ड था, यहाँ कोई नहीं आ सकता। वो लोग उसे मेडिसिन देते हैं, लेकिन क्रिस्टन ये कहकर खाने से इनकार कर देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कहती है कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया। उसके बाद क्रिस्टन उन दूसरी लड़कियों से मिलती है, जो कि थी एमिली, सारा, जोए और आयरिस। इनमें एमिली शरारती, सारा सिडक्टिव, जोए चाइल्डिश और आयरिस आर्टिस्टिक थी। एमिली क्रिस्टन से पूछती है कि क्या तुम यहाँ हमें बचाने आई हो। ये सुनकर क्रिस्टन थोड़ा हैरान होती है और आयरिस एमिली से कहती है कि तुम इस नई लड़की को मत डराओ। तभी रॉय वहाँ आकर क्रिस्टन को डॉक्टर के पास ले जाता है। वो दोबारा पूछती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो डॉक्टर कहता है कि इसका आंसर हम मिलके ढूंढेंगे। कल जो हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है? जिस पर क्रिस्टन कहती है कि मुझे बस आग याद है। डॉक्टर पूछता है कि तुम वहाँ क्यों गई? उसका एड्रेस भी तुम्हारे हाथ पर लिखा था, क्या तुम इससे पहले भी वहाँ जा चुकी हो? मगर क्रिस्टन बोलती है कि उसे अपने पास्ट की कोई बात याद नहीं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, उसे यहाँ से जाने दिया जाए। डॉक्टर उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक कंफ्यूज और डिस्टर्ब लड़की हो। क्रिस्टन वहाँ से एक नाइफ चुरा लेती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो वो नाइफ से रूम का लॉक खोलकर बाहर निकल जाती है। वो उधर से भागना चाहती थी, लेकिन जब वो वार्ड के मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है तो रॉय वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और वापस रूम में ले जाकर बंद कर देता है। पैरेलल सीन में हम दोबारा किसी लड़की को एक जगह किडनैप देखते हैं। रात को सोते हुए क्रिस्टन की किसी आवाज से आंख खुलती है तो उसे अपने रूम के बाहर कोई स्पिरिट नजर आती है, जो कि बाद में गायब हो चुकी थी। अगले दिन वो फिर सब लड़कियों से मिलती है। आरिस उसे बोलती है कि वो उसका स्केच ड्रॉ करना चाहती है। ड्राइंग बनाते हुए क्रिस्टन नोटिस करती है कि ऊपर विंडो से कोई कपल उसे देख रहा था। उसके पूछने पर आरिस बताती है कि ये सैड पीपल हैं जो अक्सर हमें देखने आते हैं। फिर वो डॉक्टर के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है और ये हमें किसी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की तरह डील कर रहा है। तभी क्रिस्टन बताती है कि मैं कल रूम के बाहर किसी लड़की को देखा था और उससे पिछली रात भी कोई मेरे रूम में आया। ये सुनकर आरिस बोलती है कि ये नामुमकिन है, तुम इस जगह को खुद पर हावी ना होने दो, मतलब ये सिर्फ तुम्हारी हेलुसिनेशन होगी। रात को सब लड़कियां हॉल में एंजॉय कर रही होती हैं कि अचानक लाइट चली जाती है क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब था। तभी वो लड़की की स्पिरिट उन्हें हॉन्ट करती है। क्रिस्टन जोए को अपने साथ लगा लेती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। अचानक से लाइट आ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नर्स के बाहर जाने पर क्रिस्टन उसके कैबिन की तलाशी लेती है, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। एमिली भी वहाँ आकर उसकी मदद करती है और सारा उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके बाद वो लड़कियां शावर ले रही होती हैं तो बाकी सबके जाने के बाद वही लड़की की स्पिरिट क्रिस्टन पर अटैक कर देती है। वो उसका गला दबा रही थी। क्रिस्टन की चीखें सुनकर नर्स और बाकी लड़कियां भी वहाँ आती हैं। स्पिरिट अब वहाँ से गायब थी। क्रिस्टन नर्स को उसके बारे में बताती है कि यहाँ कोई था
जिसने उसे मारने की कोशिश की। ये सुनकर नर्स उसे सेडेटिव देकर शॉक थेरेपी के लिए ले जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसे क्रिस्टन की बात पर ट्रस्ट नहीं, वो भी इसे क्रिस्टन की हेलुसिनेशन समझ रही थी। शॉक थेरेपी के बाद क्रिस्टन की हालत काफी डाउन हो गई थी। नेक्स्ट डे एमिली रूम में आकर उसे जगाती है। देन डॉक्टर उनसे मिलने आता है तो एमिली उससे पूछती है कि आप लोगों ने कल क्रिस्टन के साथ क्या किया। डॉक्टर बताता है कि हमने उसे थेरेपी दी। तो वो कहती है कि जब भी तुम किसी को थेरेपी के लिए लेकर जाते हो तो वो वापस नहीं आती, जैसे कि टैमी। ये सुनकर क्रिस्टन पूछती है कि टैमी कौन है, तो आयरिस बताती है कि वो लास्ट लड़की थी जो यहाँ से बाहर गई। डॉक्टर उसे टैमी की बात ना करने का कहते हुए उनसे कल शावर वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जिस पर एमिली कहती है कि मुझे क्रिस्टन पर ट्रस्ट है। नेक्स्ट सीन में आयरिस उन सबको बताती है कि वो यहाँ से रिलीज होने वाली है। वो काफी खुश थी, लेकिन बाकी लड़कियों को उसकी बात पर यकीन नहीं था। और फिर आयरिस नर्स के साथ अपने लास्ट सेशन के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे उसकी ड्राइंग्स दिखाता है, जिसमें उस स्पिरिट जैसी किसी चीज की भी ड्राइंग थी, जिस पर आयरिस कहती है कि ये पुरानी है, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसे यहाँ से जाना है। डॉक्टर कहता है कि हम आज एक न्यू थेरेपी करेंगे और वो उसे हिप्नोटाइज कर देता है। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम अपने घर और पेरेंट्स को इमेजिन करो, तुम्हारा घर कैसा था। आयरिस बोलती है कि मेरा घर वाइट है और मुझे बहुत नींद आ रही है। डॉक्टर उससे कहता है कि ये 3 सितंबर 1958 की रात है और तुम अपने बेडरूम में सो रही हो। अगले सीन में हम एक मेल नर्स को देखते हैं जो आयरिस को डॉक्टर के रूम से लेने आया था, मगर वो वहाँ नहीं थी। ये देखकर डॉक्टर हैरान होता है कि वो कहाँ चली गई। दूसरी तरफ आयरिस को होश आता है तो वो खुद को एक व्हील चेयर पर बंधा हुआ पाती है। उसे वही स्पिरिट ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। आयरिस उसे देखकर सॉरी बोलने लगती है, मगर वो स्पिरिट फिर भी उसकी आइज में कोई टूल घुसा के उसे ब्रूटली मार डालती है। रात को क्रिस्टन जोई के साथ नर्स से आयरिस का पूछती है, मगर वो उसे जवाब दिए बगैर रूम में सोने भेज देती है। अगले सीन में हम फिर उस किडनैप बच्ची को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है। दूसरी तरफ क्रिस्टन नेक्स्ट डे सब लड़कियों से आयरिस का पूछती है, तो वो कहती है कि शायद वो सच में घर चली गई हो, मगर क्रिस्टन को ऐसा नहीं लगता। वो आयरिस के रूम में जाकर चेक करती है, जहाँ उसकी स्केचबुक पड़ी थी, मतलब आयरिस घर नहीं गई थी। क्रिस्टन जाकर उसके बारे में नर्स से पूछती है, मगर वो कुछ नहीं बताती। देन क्रिस्टन आयरिस की स्केचबुक देखती है तो उसमें एक लड़की एलिस का भी स्केच था और उस स्पिरिट का भी, और उस पर एलिस हुडसन लिखा था, यानी वो स्पिरिट एलिस की थी। ये देखकर क्रिस्टन कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसे टूटे हुए ब्रेसलेट का ख्याल आता है और उसे अरेंज करने पर भी उस पे एलिस लिखा था, यानी वो भी एलिस का था। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर पूछती है कि क्या उसने कभी किसी एलिस नाम की लड़की को ट्रीट किया था। तो डॉक्टर उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि ये नाम तुमने कहाँ से सुना। क्रिस्टन उसे बताती है कि एलिस वही लड़की है जिसकी स्पिरिट ने मुझ पर शावर में अटैक किया था। आयरिस के साथ क्या हुआ और इस हॉस्पिटल में लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? जब मैं आई थी तब भी नर्स ने एक लड़की का नाम मिटाया था। इस हॉस्पिटल में घोस्ट है, क्या उसने उन्हें मार दिया? ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इनके जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। ये सुनकर क्रिस्टन एग्रेसिव हो जाती है और रॉय उसे वार्ड में ले जाता है। वहाँ वो बाकी लड़कियों से एलिस के बारे में पूछती है और एलिस का नाम सुनकर वो लोग थोड़ा घबरा जाती हैं। देन एमिली उसे बताती है कि एलिस भी यहाँ की एक पेशेंट थी, मगर वो चली गई। ये सुनकर क्रिस्टन भी वहाँ से जाने का प्लान करती है और कहती है कि मैं आयरिस को भी ढूंढूंगी, तुम लोग भी मेरे साथ चलना। एमिली कहती है कि तुम नहीं जा सकोगी, मगर क्रिस्टन मोटिवेटेड थी। वो जोई से उसका कॉइन लेती है जो जोई हर वक्त अपने मुंह में रखती थी। जोई कहती है कि वो हमें नहीं जाने देगी। देन क्रिस्टन एमिली के साथ मिलकर डोर लॉक में टिश्यू घुसा देती है ताकि वो पूरी तरह लॉक ना हो, और वो दोनों रात को सबके सो जाने के बाद भागने का प्लान करती हैं। रात को नर्स क्रिस्टन को मेडिसिन खिलाने के बाद एश्योर करती है कि उसने खा ली, मगर क्रिस्टन ने मेडिसिन छुपा ली थी। और फिर सबके सो जाने के बाद वो एमिली को लेकर बाथरूम में जाती है। जोए के कॉइन की हेल्प से वो डक्ट खोल लेती है और फिर वो दोनों डक्ट के रास्ते से होती हुई हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में पहुंचती हैं। उधर वो एक रूम में जाती हैं ताकि आयरिस को ढूंढ सकें। वो एक मॉर्ग था। एमिली वहां से 2 नाइफ्स उठा लेती है। तभी अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और वो दोनों अलग अलग छुप जाती हैं। जब कुछ देर बाद क्रिस्टन बाहर निकलती है तो एमिली वहां नहीं होती। अचानक एक बॉक्स में से आवाज आने लगती है और जब क्रिस्टन खोलती है तो उसे स्पिरिट का क्रीपी सा हाथ नजर आता है। क्रिस्टन डरकर वहां से बाहर को भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां अचानक उस स्पिरिट को अपने सामने देखकर वो गिर के बेहोश हो जाती है। वहां से रॉय उसे उठाकर रूम में ले जाता है। अगले सीन में हम दोबारा उस किडनैप लड़की को देखते हैं, जिसकी तरफ वो आदमी जबरदस्ती करने के लिए बढ़ रहा था। क्रिस्टन के सुबह उठने पर एमिली उसके पास आकर बताती है कि मुझे नर्सेज ने पकड़ लिया था
क्या तुम्हें आयरिस मिली? जिस पर क्रिस्टन कहती है कि नहीं, वो मर चुकी है और अगर हम यहाँ से ना भागे तो अगली बारी हमारी होगी। हमें भागने की दोबारा कोशिश करनी होगी। मगर एमिली बोलती है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सारा रॉय से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है तो वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और दूर रहने का कहता है और इस बात का गुस्सा वो जाकर एमिली और जोए पर निकालती है। एमिली टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि उसकी आवाज ना सुन सके, जिस पर सारा गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन तभी एलिस की स्पिरिट के सामने आने पर वो जोर से चिल्लाते हुए किचन में भागती है। टीवी का वॉल्यूम तेज होने की वजह से किसी को उसकी आवाज नहीं आती। एलिस सारा को पकड़कर थिएटर में ले जाती है। सारा उससे कहती है कि वो मेरा आइडिया नहीं था, बाकियों ने मुझसे करवाया, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो। मगर एलिस उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, इतने हाई फ्रीक्वेंसी का कि उससे सारा की बॉडी जलने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। क्रिस्टन सारा के रूम में जाकर देखती है तो उसका सामान पैक्ड था। ये देखकर एमिली बोलती है कि शायद सारा को एलिस ले गई और वो हमें भी ले जाएगी। उसकी बात सुनकर जोए जोर जोर से रोने लगती है। क्रिस्टन नोटिस करती है कि जोए के स्टफ टॉय पर एलिस हुडसन लिखा है, मतलब ये उसी का था। जोए कहती है कि इन सब ने एलिस के साथ कुछ किया था। तो क्रिस्टन एमिली से पूछती है कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया, लेकिन एमिली की बजाय जोए बताती है कि एलिस बहुत बुरी थी, वो हम सबको हर्ट करती थी, इसलिए सबने टैमी के कहने पर मिलकर उसे मार डाला, टैमी के ही रूम में, और तब से उसकी स्पिरिट यहाँ है। अपने बदले के लिए वो एक एक करके उन सबको मार रही थी। ये सुनकर क्रिस्टन बोलती है कि वो मेरे पीछे क्यों है, मैंने तो उसके साथ कुछ नहीं किया। वो जोए से कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और वो एमिली को लेने जाती हैं। तो वो एलिस के डर से अपनी रिस्ट काटने वाली थी। क्रिस्टन उसे ऐसा करने से रोकती है, मगर तभी एलिस की स्पिरिट एमिली का हाथ पकड़कर उसका गला कटवा देती है, जिससे एमिली की डेथ हो जाती है। जोई ये देखकर बुरी तरह डर गई थी। वो जोर जोर से रोने लगती है और क्रिस्टन से कहती है कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। जिसके बाद वो जोई को प्रिटेंड होस्टेज बनाकर नर्स को डोर खोलने का कहती है। नर्स दरवाजा खोल देती है, लेकिन लिफ्ट के अंदर जाने पर रॉय उसे पकड़ लेता है। इतनी देर में डॉक्टर भी वहां आ चुका था और नर्स उसे सेडेटिव इंजेक्शन लगा देती है। फिर वो लोग उसे स्ट्रेट जैकेट पहनाकर रूम में लॉक कर देते हैं। जोए वहीं बैठी ये सब देख रही थी। रूम में क्रिस्टन बेड के स्प्रिंग की मदद से जैकेट को फाड़कर अपने हाथ खोल लेती है। देन वो मुंह में उंगली डालकर वॉमिट करती है ताकि वो सारी मेडिसिन बाहर निकल आए, और फिर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। आवाजें सुनकर नर्स उसे चेक करने जाती है तो क्रिस्टन उसे मारकर वहां से भाग जाती है। बाहर कॉरिडोर में रॉय पर अटैक करके उसे भी बेहोश कर देती है। देन वो और जोए वार्ड से बाहर निकल जाती हैं और रॉय पीछे से आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक क्रिस्टन बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है। बाकी स्टाफ और एलिस भी उनके पीछे थे, मगर वो लोग किसी तरह बचकर बेसमेंट में पहुंच जाती हैं। वहां पर एक छोटे से ऑफिस कैबिन में लगी लिफ्ट के थ्रू क्रिस्टन जोए को ऊपर भेजती है और खुद लिफ्ट के वापस आने का वेट करने लगती है। मगर उस लिफ्ट में एलिस की स्पिरिट भी थी जो जोए को मार डालती है। एक नर्स क्रिस्टन को पकड़ने ही वाला होता है कि तब तक वो लिफ्ट में बैठ जाती है। लिफ्ट उसे ऊपर एक रूम में लाई थी जहां उसे खून नजर आता है। तभी एलिस सामने आकर उस पर अटैक कर देती है। क्रिस्टन वहां से भागने की कोशिश करती है मगर नहीं जा सकती और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और एट लास्ट क्रिस्टन एक एक्स से उसको जख्मी कर देती है और स्पिरिट नीचे गिर जाती है। क्रिस्टन वहां से वापस डॉक्टर के रूम में जाती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ था। तभी उसे एलिस हुडसन की फाइल मिलती है जिसमें बाकी सब लड़कियों के भी नाम लिखे थे। इतनी देर में डॉक्टर भी वहां आ जाता है और क्रिस्टन उसकी नेक पर कांच रखकर उसे सच बताने का कहती है, जिसके बाद डॉक्टर बोलता है कि एलिस हुडसन तुम्हारा नाम है। ये सुनकर क्रिस्टन शॉक्ड हो जाती है। डॉक्टर उसे एक आर्टिकल दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें 3 सितंबर 1958 की रात को तुम्हारे घर से किडनैप कर लिया गया था। तुम्हें 2 महीने तक एक फार्म हाउस की बेसमेंट में बंदी बनाकर रखा गया। यह वही फार्म हाउस था जिसे तुमने आग लगाई थी। उस वक्त तुम्हारी एज 11 साल थी। इतने दिन तुम्हें जिस हाल में भूखा प्यासा रखा गया वो एक नाइटमेयर था और इससे बचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ डेल्यूजन का रास्ता था। इस ट्रॉमा से निकलने के लिए तुम्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। उन पर्सनैलिटीज ने तुम्हें ट्रॉमा से निकलने में मदद तो दी, लेकिन वो इतनी डोमिनेंट हो गई कि तुम अपनी असली पहचान भूल गई। इतने सालों की थेरेपी के बाद हम तुम्हारी सब पर्सनैलिटीज को आइसोलेट करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू खत्म कर रहे थे, लेकिन तभी तुम में एक नई पर्सनैलिटी क्रिस्टन आ गई। क्रिस्टन डॉक्टर की बातों पर बिलीव नहीं करती तो डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करते हुए सब याद करने का कहता है। तभी एलिस की स्पिरिट वहां आकर उससे लड़ने लगती है और फिर उसे लेकर खिड़की से कूद जाती है, जिसके बाद हम एलिस को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। वो जख्मी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर एलिस के पेरेंट्स को बताता है कि उसे लाइफ टाइम के लिए थेरेपी चाहिए होगी,
लेकिन अब वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि अब वो अपनी असल पर्सनैलिटी में वापस आ चुकी है। उसके बाद वो लोग उसे मिलने जाते हैं तो वो उन्हें पहचान लेती है, मतलब वो ठीक हो गई थी। तभी रॉय उसका सामान ला कर देता है जिसमें एक बनी ब्रेसलेट और स्केच बुक थी। एलिस डॉक्टर से कहती है कि मुझे सब कुछ याद है, वो फार्म हाउस और अपनी सब पर्सनैलिटीज, एमिली, आरिस, सारा और जोए भी, जिस पर वो लोग बोलते हैं कि ये सब तुम भूल जाओ। और फिर उसके पूछने पर डॉक्टर कहता है कि तुम 2-3 दिन में घर जा सकोगी। उनके जाने के बाद एलिस अपनी स्केच बुक देखती है जिसमें सबके स्केचेस थे। और लास्ट सीन में जब वो घर जाने के लिए रूम में अपना सामान पैक कर रही होती है तो मेडिसिन कैबिनेट खोलने पर अचानक क्रिस्टन उस पर अटैक कर देती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।